नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 19 जून 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज देश में पेंशन सिस्टम के बारे में। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, अभी देखो वर्ल्ड जो है थर्ड न्यूक्लियर एज में एंटर कर गया है, हालात बुरे हैं। समझेंगे पहला न्यूक्लियर एज, सेकेंड न्यूक्लियर एज और क्यों राइटर बोलते हैं कि थर्ड न्यूक्लियर एज में अब वर्ल्ड एंटर कर चुका है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कैंपसेस के रियल चैलेंजेस से संबंधित। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अब इंडिया में अपना कैंपस ओपन कर सकती हैं, ब्रांच ओपन कर सकती हैं, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। और एथिक्स आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। एटीट्यूड जो हमें आज स्टार्ट करना था कल हम स्टार्ट करेंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पेंशन सिस्टम के बारे में है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे किस में, अब तो आपको याद हो गया, पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि पॉइंट्स आप यूज़ कर सको। एक दो स्टूडेंट के मैंने कमेंट पढ़े थे, उन्होंने ये बोला सर पॉइंट वाइज फॉर्म में ना लास्ट में समझने में दिक्कत होगी। लेकिन देखो ऐसा थोड़ी ना है, आर्टिकल आपने ध्यान से सुन लिया, मैंने समझा दिया, अब ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स हैं, आप देख के आसानी से रिवाइज कर सकते हो। अब अगर मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा तो क्या ही आप रिवाइज करोगे, मतलब ये क्या रिवाइज करोगे इसमें, पेंशन वाले आर्टिकल में कुछ रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। लगातार इतनी सारी लाइनें एक साथ हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही चीज़, बेसिक चीज़, पेंशन क्या है। पेंशन मतलब रिटायरमेंट के बाद की इनकम। जब देखो हम काम करना बंद कर देते हैं ना, 60 की एज हो गई, 58 की एज हो गई, काम करना बंद कर दिया, तो उस समय पेंशन एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। बुढ़ापे में आपको पता है इनकम नहीं होती, 58 के हो गए, 60 के हो गए, इनकम आनी बंद हो गई, लेकिन खर्चे बल्कि बढ़ जाते हैं। दवाई का खर्चा, रोटी, बिजली सब चालू रहते हैं। तो उस समय की सिचुएशन में ना पेंशन एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो आपको बचाता है उस समय की सिचुएशन से। मतलब इनकम आनी बंद हो गई लेकिन घर चलाना जरूरी है, बल्कि दवाई वगैरह का खर्चा बढ़ गया, तो बुढ़ापे का सहारा है पेंशन। ऐसा ना हो, देखो अब मान ली बूढ़े लोग होते हैं, उनको देखो मांगना ना बार बार अच्छा नहीं लगता यार, डिग्निटी हर्ट होती है बार बार पैसे मांगना। इवन बच्चे ही क्यों ना हो, जिसने पूरी ज़िंदगी कमाया है और आज अपने बच्चों को बोलना बेटा कि मुझे पैसे चाहिए, आप मानो या ना मानो किसी आपके घर में कोई एल्डर होगा, आप उनसे पूछ के देखिएगा, उन्हें मांगने में बहुत शर्म आती है। सारी ज़िंदगी उन्होंने कमाया है, अब मांगने में उन्हें बहुत शर्म आएगी, तो उनकी जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो पैसे मांगते हैं अपने बच्चों से या फिर किसी और से। तो इस वजह से ना पेंशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, इवन बुढ़ापे में भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, डिग्निटी प्रोवाइड करती है। लेकिन इतनी अच्छी चीज़ है, फिर भी अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा यार पेंशन का सिस्टम तो ख़राब है हमारे देश में। इंडिया का पेंशन एसेट हमारे देश की जीडीपी का ना सिर्फ 17% है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का डेटा है। जबकि आप डेवलप कंट्रीज को उठा के देखोगे ना, यूएस, यूके, यहाँ पे जो पेंशन एसेट है ना, पेंशन का फंड है टोटल ओवरऑल मिला के, वो वहाँ की देश की जीडीपी का 80% है। हमारे देश में सिर्फ 12% वर्कफोर्स फॉर्मल पेंशन स्कीम्स में कवर्ड है। सिर्फ 12% जो जनता है वो फॉर्मल पेंशन स्कीम्स में कवर्ड है। बाकी तो देखो हमारे देश में इनफॉर्मल वर्कर्स ही इतने ज़्यादा हैं, ये भी एक दिक्कत है। फिर देखो सरकारी और बड़े जो प्राइवेट जॉब्स हैं ना, वहाँ पे लोग सेफ हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला इनफॉर्मल सेक्टर के पास में कुछ पक्का नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए ना सिर्फ 2 वॉलंटरी स्कीम्स हैं, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, नेशनल पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना। ये इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए है, लेकिन सिर्फ 5.3% इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं ना, वो इन 2 स्कीम्स में इनरोल्ड हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए है, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और अटल पेंशन योजना। तो कोर इशू है ही ये इनफॉर्मल सेक्टर वाला। हमारे देश में टोटल कितने % वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और कितने फॉर्मल सेक्टर में? देखो कुछ समय पहले तक तो डेटा 10 और 90% का हुआ करता था, 10 और 90% का हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है। अब 15% जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में और 85 करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। कल परसों की बात है, एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था और नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाला आर्टिकल था
कि कैसे संविधान बनने के पीछे इतनी ज़बरदस्त स्टोरी है, तो उसमें ना आप लोगों ने कमेंट किया कि सर लक्ष्मीकांत में लिखा है M.N. रॉय हैं जिन्होंने पहली बार संविधान सभा का जो आइडिया था वो प्रपोज किया। हाँ, मुझे भी याद आया, उस समय जब मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा था तो मुझे याद नहीं आया, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया तब मुझे याद आया। तो वो आर्टिकल तो देखो पवन वर्मा ने लिखा था। पवन वर्मा वैसे तो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, IFS फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, बाद में पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था, लेकिन आप लोगों ने बढ़िया पॉइंट आउट किया। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स है ना 85%, ये हमारे देश की GDP में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 50%, यानी आधा। तो यहां पे एक पॉलिसी गैप बनता है कि 85% इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स जो 50% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी उनका जो पेंशन में इनरोलमेंट है सिर्फ कितना है? लास्ट स्लाइड याद कीजिए, 5.3%। और देखो 2050 आते आते ना हमारे देश में ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशो ना 30% हो जाएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब नीचे है, यानी 100 वर्किंग लोगों पे 30 बूढ़े लोग डिपेंडेंट होंगे। 100 अगर वर्किंग एज पर्सन्स हैं तो उनके ऊपर 30 बूढ़े पर्सन्स डिपेंडेंट होंगे। ये है डिपेंडेंसी रेशो जो 30% हो जाएगा 2050 आते आते। तो अब की चैलेंजेस के बारे में बात की जाती है आर्टिकल में कि पेंशन से संबंधित क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले स्केलेबिलिटी का इशू है। कौन सा इशू है? स्केलेबिलिटी का। देखो इंडिया में जो स्कीम्स है ना फ्रेगमेंटेड हैं, हर किसी के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। जैसे गिग वर्कर्स हैं, जो जोमेटो स्विगी के वर्कर्स हैं, इनके लिए अभी नई पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी। और किसी और सेक्टर के वर्कर होंगे, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर, उनके लिए अलग पेंशन स्कीम है। तो हर एक सेक्टर के लिए अलग पेंशन स्कीम, इससे ना एक कॉम्प्लेक्स वेब बन जाता है, कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। क्यों ना स्टैंडर्ड स्कीम हो, क्यों ना यूनिवर्सलाइज स्कीम हो, सबके लिए एक जैसी स्कीम हो। जैसे देखो जापान का एग्जांपल दिया जाता है, हर रेजिडेंट के लिए ना मैंडेटरी फ्लैट रेट कंट्रीब्यूशन पेंशन है, मतलब आपको इतना कंट्रीब्यूट करना ही है, मैंडेटरी है। तो कितना बढ़िया सिस्टम है, हर जगह पे सेम रूल। न्यूजीलैंड में भी देखो 65 प्लस एज के लोगों के लिए ना वहां पे यूनिवर्सल पब्लिक पेंशन स्कीम है। तो वैसा ही स्टैंडर्ड हमारे देश में भी होना चाहिए, जैसे जापान में है, न्यूजीलैंड में है। दूसरा चैलेंज है सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन मतलब इनफॉर्मल सेक्टर में ना पेंशन अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं होता कि रिटायरमेंट के बाद क्या करें, मतलब अभी से पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, उन्हें जानकारी नहीं होती। एक ट्रस्ट भी नहीं होता कि यार पैसे अभी देंगे, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर में थोड़ा होता है, हमारे पैसे कहीं लूट ना जाएं, कहीं चले ना जाएं, तो वैसी कई बार फीलिंग होती है। तो स्कूल लेवल से ही बच्चों को ना फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया जाता है, स्कूल्स में ही रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग के बारे में सिखाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नाइजीरिया में डिजिटल पेंशन इंफ्रा आया है, और इससे ना लोगों का पेंशन स्कीम से जुड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। यूके में तो ऑटो इनरोलमेंट है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको पेंशन स्कीम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको ऑप्ट आउट करना है, तो आपको मना करना है कि भैया मुझे नहीं लेना, तो आपके पास में ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट तो आपको ऐड कर ही दिया जाएगा। जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ही दिया गया, लेकिन आप नहीं चाहते व्हाट्सएप ग्रुप में आओ तो आप एग्जिट कर सकते हो, वैसे वाला सिस्टम है। नीदरलैंड में देखो एनुअल पेंशन डिस्क्लोजर होता है। एनुअल पेंशन डिस्क्लोजर मतलब बताया जाता है कि इस साल आपने इतना कंट्रीब्यूट किया, आपको 60 साल के बाद इतना मिलेगा, इस अमाउंट में मिलेगा। सब कुछ एनुअली डिक्लेयर कर दिया जाता है, डिस्क्लोज कर दिया जाता है हर एक नागरिक के लिए, ताकि सबको ना एक आइडिया मिले कि भैया मेरा कितना जमा हो गया है और कितना जमा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? सस्टेनेबिलिटी। 3 चीजें कौन सी थी? पहली थी स्केलेबिलिटी, कि स्कीम्स फ्रेगमेंटेड है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सब जगह सेम नहीं है। दूसरा है सेंसिटाइजेशन मतलब अवेयरनेस नहीं है। तीसरा है अब सस्टेनेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अगर देखो पेंशन फंड के पास में पैसा होगा ही नहीं, तो फिर देखो पेंशन फंड पेंशन देगा कैसे? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक वो है मर्सर CFA इंडेक्स 2024, ये कहता है कि इंडिया का स्कोर सिर्फ 44% है,
पेंशन के मामले में, मतलब इंडिया में ना लो एडिक्वेसी रेशो है। लो एडिक्वेसी रेशो मतलब जितनी पेंशन मिलती है ना वो काफ़ी नहीं है लोगों के लिए, वो इनसफिशिएंट है। तो क्या करना चाहिए? मतलब देखो, जाहिर तौर पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आगे आए पेंशन स्कीम्स में, तब थोड़ा ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी जनता को। जैसे चाइना में प्राइवेट फंड काफ़ी सपोर्ट करता है, यूएसए में डेट फंड में इन्वेस्टमेंट की जाती है पेंशन फंड्स के द्वारा। पेंशन फंड समझ रहे हो ना? पेंशन फंड मैं आपको समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया तो। मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूँ कि हर महीने एक कंपनी को, एबीसी कंपनी को, हर महीने मैं 300 रुपये अपनी सैलरी से काट के दूंगा और ये मैं बढ़ाता जाऊंगा हर साल 100 रुपये। इस साल मैंने 300 दिए हर महीने, अगले साल मैंने 400 दिए, उससे अगले साल 500 दिए हर महीने, तो ऐसे ऐसे करके। तो ये सारे पैसे मैं दे रहा हूँ एक कंपनी को जिसका पेंशन फंड है, एबीसी कंपनी। अब वो जिस कंपनी का पेंशन फंड है ना, वो मुझे रिटायरमेंट के बाद में फिर मुझे पेंशन का अमाउंट देना स्टार्ट करेगा हर महीने के हिसाब से। तो पेंशन फंड जहाँ पे आप अपना कंट्रीब्यूट करते हो ताकि बाद में आपको पेंशन मिले, वो पेंशन फंड होता है। अब ये पेंशन फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक बड़ी बात है। अगर मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया घटिया जगह, वो कंपनी डूब गई, तो फिर देखो वो पेंशन फंड के पास में तो पैसा है ही नहीं ना देने के लिए पेंशन के तौर पे, क्योंकि उसने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, वो कंपनी डूब गई। तो यूएसए में एक कल्चर है, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड रिलेटिवली सेफ है। शेयर मार्केट में तो ऊपर नीचे होती रहती है ना, डेट फंड में मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती, पैसा मिल जाता है वापस, स्टेबिलिटी रहती है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड मॉडल है। इसके बाद ना राइटर एक 3 टियर पेंशन फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं। सॉल्यूशंस में ना 3 टियर पेंशन फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है यूनिफाइड रेगुलेटर। मतलब सब स्कीम्स को ना मर्ज कर दो, एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए जो मॉनिटर करे। जैसे आरबीआई है ना बैंकों के लिए, वैसे ही एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए पेंशन स्कीम्स को रेगुलेट करने के लिए। और सभी सेक्टर्स की पेंशन को ना एक ही अम्ब्रेला में लेके आओ। अभी फ्रेगमेंटेड है पेंशन स्कीम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी छतरी बनाओ, अम्ब्रेला, और उसके अंदर सारे के सारे सेक्टर की जो पेंशन स्कीम्स हैं आप लेके आ जाओ और एक ही अथॉरिटी उनको रेगुलेट करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें 3 टियर फ्रेमवर्क में जो प्रपोज किया जाता है आर्टिकल में, मैंडेटरी बेसिक इनकम, मतलब फ्लैट रेट कंट्रीब्यूशन हो सबके लिए। फॉर एग्जांपल 10% तो आपको पेंशन फंड में जमा करवाना ही होगा, और इसमें ये ना मैंडेटरी सबके लिए हो, गिग वर्कर्स के लिए, शॉपकीपर्स के लिए। तो यहाँ पे सरकार जापान का मॉडल फॉलो कर सकती है कि होता क्या है, सबको एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है और बाद में फिर रिटायरमेंट के बाद में सबको मिनिमम पेंशन की गारंटी तो मिलती ही है कि हाँ यार सबको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इतना तो आपकी सैलरी से कटेगा ही कटेगा। मतलब इस टाइप का सिस्टम। मैंडेटरी कंट्रीब्यूट भी करना है आपको अपनी सैलरी का, फॉर एग्जांपल 10% 20%, और कंपल्सरीली आपको कम से कम मिनिमम अमाउंट पेंशन के तौर पे मिलेगा ही सही, दोनों चीज़ें। फिर नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल पेंशन। मतलब देखो जो फॉर्मल जॉब्स हैं उनमें ऑटोमेटिक इनरोलमेंट हो जाए, और जैसे टीसीएस है इनमें ऑटोमेटिक इनरोलमेंट हो जाए, और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करें पेंशन फंड में। ऐसा नहीं सिर्फ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करे, दोनों एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करें पेंशन फंड में। और कंट्रीब्यूशन का मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, जैसे सैलरी का 3% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी 3% कंट्रीब्यूट करेगा। जो ये स्टैंडर्ड है वो फिक्स होना चाहिए। समझ गए? फिर नेक्स्ट पॉइंट है वॉलंटरी पेंशन स्कीम। जो लोग देखो और ज़्यादा सेविंग करना चाहें उनके लिए भी ना सरकार टैक्स बेनिफिट अनाउंस करे। अगर आप और ज़्यादा पैसा डालना चाहते हो पेंशन फंड में तो आपको टैक्स बेनिफिट दे सरकार। इससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज होगी चीज़ें कि लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे अपने पेंशन फंड में और रिटायरमेंट के बाद उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी। और अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई किए जा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, यूएलआईपी। समझ गए? अब लास्ट में कुछ एडिशनल सजेशंस दिए जाते हैं, जैसे देखो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाओ स्कूल्स में, कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स को ही आप फाइनेंशियली अवेयर कर दो कि हाँ भाई बचाना ज़रूरी है, सेविंग करना ज़रूरी है, इन्वेस्ट कैसे करना है। फिर आरबीआई का मनी स्मार्ट प्रोग्राम है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो। डिजिटल इनरोलमेंट आप करवाओ,
पेंशन में अप्लाई करने के लिए यूपीआई जैसा सिंपल प्लेटफॉर्म होना चाहिए पेंशन में अप्लाई करने के लिए। फिर नेक्स्ट है मैंडेटरी एनुअल पेंशन डिस्क्लोजर फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। मतलब लोग जिस भी पेंशन फंड में पैसा लगा रहे हैं ना कि बाद में पेंशन मिले उन्हें, तो ना उनको मैंडेटरी एनुअल पेंशन डिस्क्लोजर करना होगा। पेंशन फंड को सब बताना होगा, हमारे पास इतने लोगों ने रजिस्टर किया है, इतना पैसा है हमारे पास में, और उस पर्सन का अभी तक कितना पैसा जमा हो गया है, सारी चीज़ें। और जिस पेंशन फंड में लोग पैसा डाल रहे हैं ताकि बाद में पेंशन मिले, तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऐसा ना वो फ्रॉड वगैरह हो जाए, फिर लोगों का ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा पेंशन फंड से। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो वैसे इंडिया ना बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हमें बहुत साल हो गए, लेकिन अब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की बंद हो रही है। मतलब यूथ की जो पॉपुलेशन है ना आगे आगे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम मिनिमम पेंशन गारंटी स्कीम नहीं लाए सबके लिए, मतलब हम पेंशन नहीं इंश्योर कर पाए, तो बुढ़ापे में फिर गरीबी बढ़ेगी। तो जो मजबूत सिस्टम सरकार बनाए पेंशन के लिए, वो 3 चीज़ों पे आधारित होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, और तीसरा नंबर पे पर्सनल सेविंग। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, थर्ड न्यूक्लियर एज के बारे में है, तीसरा न्यूक्लियर युग। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर शुरुआत में कहते हैं वर्ल्ड ना तीसरे न्यूक्लियर एज में एंटर कर गया है। लेकिन आप पूछोगे सर पहला न्यूक्लियर एज, दूसरा न्यूक्लियर एज ये क्या है, ये तो बताओ। और जो तीसरा न्यूक्लियर एज है जिसमें वर्ल्ड एंटर कर गया है, वो कैसे अलग है बाकी न्यूक्लियर एजेस से, सब बताओ। सब डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में, पॉइंट वाइज फॉर्म में। देखो शुरुआत में तो ईरान और इजराइल के बीच में कन्फ्लिक्ट का जिक्र किया जाता है। कंटेक्स्ट आपको पता है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ये कह के कि हम नहीं चाहते कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करे, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए तो ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, ताकि इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा सके। कुछ लोगों ने बोला कि देखो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, इवन एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी वायलेशन है जो ईरान कर रहा है वो। और जो अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। मुद्दा लेकिन ये नहीं है कि इसका वायलेशन है, मुद्दा है 3 न्यूक्लियर एजेस को समझना। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर एज की। फर्स्ट न्यूक्लियर एज, ये देखो कोल्ड वार का दौर था 1945 से लेकर 1991 के बीच में। उस समय यूएसएसआर एक साइड और यूएसए दूसरी साइड, दोनों आमने सामने। दुनिया 2 कैंपों में बटी हुई थी और सबसे बड़ा खतरा ये था दोनों के पास में ना जबरदस्त खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स थे। दोनों हेयर ट्रिगर अलर्ट पे रहते थे, मतलब एक्सट्रीम अलर्ट पे रहते थे कि एक देश ने हमारे खिलाफ यूज किया तो हम जबरदस्त तरीके से फिर दूसरे देश को रिप्लाई देंगे। समझ गए? मतलब वो इतने तैयार थे कि एक छोटी सी गलती भी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती थी। ये वो समय था कोल्ड वार का। और मैंने पहले भी 1-2 बार आपको ये बात बताई है। एक बार क्या हुआ, यूएसएसआर की ना सबमरीन थी, यूएसएसआर की सबमरीन थी पानी के नीचे, उसका कॉन्टैक्ट टूट गया अपने हेडक्वार्टर से। यूएसएसआर में जो इनका हेडक्वार्टर था ना, वहाँ से उस सबमरीन का ना कॉन्टैक्ट टूट गया। और पता नहीं कैप्टन्स को क्या लगा कि हो सकता है कि हमारे देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का अटैक हो गया है, और 1-2 सिग्नल उनको और भी मिले। तो ना सबमरीन में जो एक कैप्टन थे वो तो देखो पूरी तरह से इसके पक्ष में थे कि न्यूक्लियर वेपन अब हम भी लॉन्च कर देते हैं यूएसए के अगेंस्ट। लेकिन दूसरे कैप्टन ने कहा कि नहीं यार, रुकते हैं, अभी देखो अभी रुकते हैं। तो वो पल था कि दुनिया बच गई, क्योंकि देखो गलती से भी सबमरीन वालों ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया होता ना यूएसए के अगेंस्ट, फिर यूएसए भयंकर जवाब देता, फिर यूएसएसआर फिर जवाब देता और पूरी दुनिया तबाह। और कोल्ड वार के दौरान ना एक कंसेप्ट काफी हावी हुआ, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एमएडी। एमएडी का क्या मतलब है? एमएडी मतलब देखो ये है, अगर एक देश ने न्यूक्लियर हमला किया, फॉर एग्जांपल यूएसए ने यूएसएसआर के ऊपर, तो दूसरा देश भी इतना जबरदस्त जवाब देगा कि दोनों ही तबाह हो जाएंगे। हम तो डूबे सनम,
तुम्हें भी ले डूबे। मतलब ए ने बी के ऊपर अटैक किया तो बी रिप्लाई भी तो करेगा ना, तो बी रिप्लाई करेगा तो फिर दोनों ही देश तबाह हो जाएंगे। इसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। अब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के डर से ना फिर पहला देश भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता नहीं है। ए को पता है कि हमने अगर वेपन लॉन्च किया तो बी भी हमारे ऊपर करेगा, दोनों तबाह हो जाएंगे। तो इस डर के चलते ए भी यूज नहीं करेगा बी के अगेंस्ट, क्योंकि इसको पता है हमने किया तो वो भी करेगा। तो ये जो डर है ना, इस डर ने युद्ध को रोके रखा, इस डर ने शांति मेंटेन की। ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर एज था ना, ये देखो वो दौर भी था जब बड़े देशों को ये लगा कि यार बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो गए हैं, तो अब थोड़े कम करने चाहिए। इवन दूसरे देशों को भी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकना है। तो NPT ट्रीटी आई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए, लेकिन बाकी देश ना हासिल कर पाए। और बाकी देशों को अगर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम वगैरह चाहिए तो टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर कर सकते हैं बड़े देश, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं हम बनाएंगे, ये गारंटी देनी होगी। तो ऐसी ये NPT ट्रीटी थी। इवन न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई, क्योंकि उस समय ना 70,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई थी उस समय USA और USSR के बीच में, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को कम करते हैं। हर एक देश 1550 न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा, बाकी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन चिंता की बात देखो ये है, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, ये फरवरी 2026 में एक्सपायर हो रही है, और अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि इसके बाद क्या होगा, क्या कोई नई ट्रीटी आएगी या फिर यही ट्रीटी रिन्यू होगी, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर आता है सेकंड न्यूक्लियर एज, 1991 से 2010 के बीच में, मतलब 2010 वाला जो दशक था ना, उसके बीच में आप कह सकते हो। दूसरे न्यूक्लियर एज में क्या होता है, देखो कोल्ड वार के बाद का समय था ये, USSR के 15 टुकड़े हो गए थे। दुनिया को लगा कि न्यूक्लियर हथियार अब थोड़े इररिलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि USSR और USA के बीच लड़ाई थी। USSR के 15 टुकड़े हो गए, रशिया नया देश बना था, तो रशिया USA की उस समय इतनी लड़ाई नहीं थी, दोनों शांति की कोशिश कर रहे थे 1991 के बाद। ओबामा बाद में सत्ता में आए, उन्होंने न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के बारे में पुरजोर ढंग से आवाज उठाई, बाद में उन्हें नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला। रियलिटी देखो ये है कि न्यूक्लियर स्टेट जिनके बारे में बोला गया था पहले कि 5 जो परमानेंट मेंबर्स स्टेट हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी अपने हथियार छोड़ देंगे, उनका डिसआर्मामेंट होगा, लेकिन कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी अपने हथियार नहीं छोड़े, और NPT ट्रीटी इसे परमानेंट समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया कि हाँ भाई 5 जो देश हैं जिनके पास ऑलरेडी हथियार थे 1967 से पहले, वो तो रखेंगे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं लेने दिया जाएगा। ये है NPT ट्रीटी। तो NPT ट्रीटी को अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और जिनके पास ऑलरेडी थे उन्होंने अपने हथियारों को नहीं छोड़ा। NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1967 के आसपास आई थी ना, तो इसका आर्टिकल 6 है जो ये बोलता है मेजर स्टेट्स जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे वो डिसआर्मामेंट करेंगे, अपने हथियार छोड़ देंगे, बल्कि उन्होंने अपने अपने आर्सनल को एक्सपेंड कर लिया, और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने डेवलप कर लिए। इवन इंडिया पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया 1998 में, इजराइल ने हासिल कर लिए, नॉर्थ कोरिया ने हासिल कर लिए, तो 4 एक्स्ट्रा देशों ने हासिल कर लिए सेकेंड न्यूक्लियर एज में। USA ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया अपने न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्नाइज करने के लिए। फिर देखो हालांकि ना एक ट्रीटी आती है 2017 में, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। अब जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने तो इस ट्रीटी को सपोर्ट किया नहीं, साइन किया नहीं, लेकिन ये ट्रीटी थी अच्छी। ये ट्रीटी कहती है कि रोक लगेगी, मतलब हवा में, पानी में, हर जगह पे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पे, डेवलप करने पे, स्टोर करने पे रोक लगेगी। तो ये थी न्यूक्लियर बैन ट्रीटी। लेकिन अफसोस जिनके पास एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्होंने तो इस ट्रीटी को साइन किया ही नहीं, न्यूक्लियर बैन ट्रीटी को। अब आता है तीसरा युग जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे युग में क्या है, अब देखो न्यूक्लियर वेपन्स ना फिर से फोकस में है, पहले से ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल, पहले से ज़्यादा मैसी न्यूक्लियर वेपन्स की चर्चा हो गई है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा समय है आज का जब हम इसे बोल रहे हैं थर्ड न्यूक्लियर एज। ग्लोबल
ऑर्डर जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जैसे 90s में यूएस से एकमात्र पावर बच गया था, फिर रशिया ने अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट किया, फिर चाइना एकदम से स्ट्रोंग होकर निकला। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होकर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास में है ना, उसकी वेटेज बढ़ जाती है, उसका दबदबा बढ़ जाता है। मतलब फिर वो यूं बोलता है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। समझ गए? राइटर बोलते हैं इस तीसरे न्यूक्लियर एज में ना चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। 600 प्लस न्यूक्लियर वार हेड हैं चाइना के पास में। चाइना बोलता है कि हम काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएसए के पास बहुत ज़्यादा है, तो हम कम से कम उसके बराबर हमारे पास में होने चाहिए, इसलिए वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियर आर्सेनल की। फिर देखो रशिया और यूक्रेन वार में भी ना शुरुआत में रशिया ने धमकी दी थी कि हम यूक्रेन के खिलाफ में न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। कुछ खबरें कहती हैं कि एक बार तो पुतिन सीरियसली कंसीडर कर रहे थे 2022 में न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के लिए। इवन ब्रिटेन और फ्रांस जो ठंडे देश हैं वो भी अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। यूके ने तो 15 बिलियंस जो पाउंड्स हैं वो इन्वेस्ट किए इस प्रोग्राम में। आज के समय में देखो खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है ना, छोटे न्यूक्लियर हथियार, देखो बड़े न्यूक्लियर हथियार जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जिनका यूज़ किया गया था, अब उसका यूज़ करेंगे तो देखो लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। लेकिन आजकल ना छोटे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पे अटैक करने के लिए, कैंट पे अटैक करने के लिए। बेलारूस को भी रशिया से न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए, मतलब कुछ न्यूक्लियर वेपन्स रशिया ने बेलारूस में तैनात किए हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होना बैटलफील्ड में अब देखो उतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगता जितना पहले टैबू था कि नहीं न्यूक्लियर वेपन्स का तो यूज़ करना ही नहीं। अब चूंकि छोटे हथियार आ गए हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ अब हो सकता है, इतना रिस्क है आने वाले समय में। छोटे हथियारों का नुकसान कम होता है ना। देखो एक तो आपका बम इतना खतरनाक है कि एक ही बार वार में 10 लाख लोग मर गए, 50 लाख लोग मर गए, तो अब उस बम का इस्तेमाल नहीं करोगे। कौन 50 लाख मौतों का इल्ज़ाम अपने सर लेगा? लेकिन हाँ, अगर कोई बोले कि यार बम इस्तेमाल करने से पूरा का पूरा मिलिट्री कैंट टूट जाएगा, 1000-2000 सामने वाले देश की मिलिट्री पर्सनल मारे जाएंगे, तो फिर वो देश सोचेगा यार कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट विचार कर सकते हैं। इवन देखो न्यूक्लियर डेटरेंस का जो नैरेटिव है वो भी बदल रहा है। पहले ना न्यूक्लियर यूज़ को लास्ट रिसोर्ट के तौर पे माना जाता था कि न्यूक्लियर तो बिल्कुल आखिरी रास्ता जब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन आज ना विभिन्न देश न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहते हैं स्टेटस को चेंज करने के लिए कि हाँ भाई अभी तक मैं इस देश से डरता था, अब मेरे पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, अब मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, सामने वाले ने तंग किया तो मैं ये लॉन्च कर दूंगा। ईरान स्टेटस को चेंज करने के लिए ही तो न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहता है कि मेरी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। न्यूक्लियर वेपन्स अगर मैंने बना लिए तो फिर इजराइल, यूएसए जैसे देश हमारे ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब पहले तो लीडर्स बोलते थे नहीं पहली बार में यूज़ नहीं करेंगे। अब बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट यूज़ की भी बात कर रहे हैं कि पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करें, ऐसी बातें होने लगी हैं। तो सब ऐसा बोलेंगे तो देखो ग्लोबल इनसिक्योरिटी तो आएगी ना, और डेटरेंस के जो रूल हैं वो इरोड हो जाएंगे। डेटरेंस का क्या मतलब होता है? मैंने बताया ना, ए बी 2 लोग हैं, ए बी को तंग करता है तो बी ने क्या किया, पिस्तौल ले ली। ए तंग करने आया तो बी ने दिखा दी पिस्तौल, तो ए ने भी पिस्तौल देख ली बी की, डर पैदा हो गया ए के अंदर, अरे नहीं यार बी को तंग नहीं करेंगे, वो पिस्तौल मार देगा, गोली चला देगा। तो ये जो डर है ना कि नहीं तंग नहीं करेंगे बी को, कि अगर वो गोली चला देगा हमारे ऊपर, तो इस डर के चलते ना ए तंग करेगा नहीं बी को, और यही होती है डेटरेंस। पहले न्यूक्लियर वेपन्स डेटरेंस के लिए यूज करते थे कि हाँ भाई सामने वाले को डर हो, हमारे ऊपर अटैक किया तो न्यूक्लियर वेपन्स का हमला कर देंगे। तो ये डर जो है वो रोकता था एक देश को दूसरे देश के ऊपर अटैक करने से जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन अब तो लोग बात करने लगे हैं फर्स्ट न्यूक्लियर यूज होना चाहिए, मतलब पहली बार में हम यूज करें, छोटे न्यूक्लियर वेपन्स यूज करें, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि गलत है। राइटर बोलते हैं आगे आगे देखो मल्टीपोलैरिटी बढ़ रही है और ग्लोबल पॉलिटिक्स और ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है, तो खतरा कुल मिला के देखो और भी ज़्यादा बढ़ गया है न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी का। और इंडिया पाकिस्तान देख लीजिए, दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब भी दोनों के बीच में टेंशन्स होती हैं तो वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट लिखते हैं कि ये न्यूक्लियर चिंगारी है, वार हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में।
तो ये सारी चीज़ें मिला के राइटर बोलते हैं ये थर्ड न्यूक्लियर एज है। क्या है? थर्ड न्यूक्लियर एज। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में आने से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 में एजुकेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सोचो देखो, एक ऐसा समय था जब हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज़ की ना कहानियाँ और किस्से सुना करते थे, लेकिन देखो आज वही यूनिवर्सिटीज़ या फिर इनकी जैसी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ ना इंडिया में कैंपसेस खोलने की सोच रही हैं। ये देखो कोई छोटी बात नहीं है। यूजीसी ने ना 2023 में एक नया रेगुलेशन बनाया जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को ना इंडिया में अपना ब्रांच कैंपस खोलने की ना परमिशन मिल गई। ये देखो पहली बार ऐसा हुआ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया में अपना कैंपस ओपन किया। अभी तक देखो 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कैंपस इंडिया में ओपन कर लिया है। एक तो देखो डीकिन यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोंग, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलुंगोंग है ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। इन दोनों ने ना अपना कैंपस ओपन किया है गुजरात की गिफ्ट सिटी में। कहाँ पे? गुजरात की गिफ्ट सिटी में। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है ये यूके की यूनिवर्सिटी है और इन्होंने दिल्ली के नज़दीक अपना कैंपस लॉन्च किया है, मतलब गुड़गांव के आसपास। तो आप बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब सब कुछ अच्छा तो है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ रही हैं, लेकिन नहीं, आप प्रॉब्लम समझो। देखो ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है ना, डेकिन और वुलुंगोंग, जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने देखो 2024 में ही क्लासेस स्टार्ट कर दी और इस साल ये साउथहैम्पटन जो यूनिवर्सिटी है ये भी स्टूडेंट्स को वेलकम करेगी, यानी इस यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन गलत ये है कि बिना फैकल्टीज़ के नाम बताए एडमिशन स्टार्ट हो गए। बिना फैकल्टीज़ के नाम बताए ही एडमिशन स्टार्ट हो गए। फैकल्टीज़ का नाम पब्लिक में था ही नहीं। यानी इंथुजियाज्म तो है लेकिन प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इन कैंपसेस में। इसके बाद राइटर बोलते हैं आप ना ग्लोबल सीन देखिए। ग्लोबल सीन में आप यूएसए देखिए। यूएसए में आपने देखा होगा ट्रंप जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो मतलब यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अब वो फिलहाल इंडिया में नहीं आएंगी। एक यूएसए की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इलिनॉइस, ऐसे कुछ नाम है, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इंडिया आई, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब जिस प्रकार के हालात यूएसए में चल रहे हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित, तो उनका आना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया का जो डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हमारे देश में आईआईटी, आईएम वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हैं और जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल यूनिवर्सिटी है, ये जॉइंट डिग्रीज ऑफर करते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके जॉइंट डिग्री इशू करते हैं। इवन आईआईटी बॉम्बे ने ना ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ में रिसर्च कैंपस बनाया है। इवन आईआईटी दिल्ली ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साथ में कोलैबोरेशन किया है। ये सारे पॉइंट हैं यहाँ पे कि इंडिया अब कैसे कैसे इंडिया के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में टाई अप कर रहे हैं। राइटर का पॉइंट ये है कि अगर देखो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यूँ सोचेंगे कि हम सिर्फ ब्रांड लेके इंडिया में चलते हैं, हमारे यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया में डोमेस्टिक जो एजुकेशन मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। मतलब अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ये सोचें कि हाँ हम मार्केटिंग कर लेंगे, इंस्टाग्राम ऐड, प्लेसमेंट प्रोमिसेस, ब्रोशर अच्छा बनवा लेंगे, तो ये सिर्फ खोखलापन हो गया। फिर सब्सटेंस कहाँ पे है? फैकल्टी की प्रोफाइल दिखाओ, करिकुलम बताओ कैसा है, रेलेवेंस बताओ, इंडस्ट्री के साथ में करिकुलम कितना लिंक है, ये सब दिखाओ, तब जाके जनता विश्वास करेगी हमारे देश में। ऐसा नहीं कि ब्रांड नेम ऑक्सफोर्ड है तो ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएंगे, नहीं। और देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे कैंपसेस ऐसे हैं जो एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं, कई तो ऐसे हैं जो रेंटेड स्पेसिस में हैं हमारे देश में। सिर्फ एक बिल्डिंग से पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, कितने बुरे हालात हैं। आप सोचो आईआईटी या फिर डीयू का कैंपस कितना होता है, खुला बड़ा मैदान, लाइब्रेरी,
कल्चरल फेस्ट, कैंटीन, हॉस्टल डिबेट, क्या क्या होता है। लेकिन मान लो कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी और एक ही बिल्डिंग में चलने की कोशिश करेगी, तो क्या वो चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब उतना अच्छा फीडबैक आएगा नहीं, उतना सीरियसली स्टूडेंट्स लेंगे नहीं। तो ये मार्केटिंग वर्सेस रियलिटी वाली प्रॉब्लम है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं एक चीज़ कि देखो, जैसे डेकिन और वुलुंगोंग ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ आई हैं ना गिफ्ट में, अब ये कैसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जैसे बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, एनालिटिक्स है। राइटर बोल रहे हैं अगर देखो डेप्थ नहीं हुई ना कोर्सेज में, इनके कोर्सेज में डेप्थ नहीं हुई, तो फिर तो ये हमारे देश में वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा टाइप नहीं होते, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, ITI, तो वैसा हाल हो जाएगा इनका अगर इनके कंटेंट में और कोर्स में, करिकुलम में डेप्थ नहीं हुई तो। फिर ये भी एक मशीन बन जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ से डिप्लोमा ले लो बस। जो ऑलरेडी हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ दिक्कत है कि हाँ भाई डिग्रीज देते हैं सिर्फ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो वही हाल इनका हो जाएगा। लोग इनको भी प्राइवेट कॉलेज की तरह समझना स्टार्ट कर देंगे, हाँ जस्ट अदर प्राइवेट कॉलेज, नो सब्सटेंस। फिर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया किस प्रकार के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को इनवाइट करती है इंडिया में। जैसे दुबई है, दुबई में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स इंसेंटिव है। इंडिया में भी ऐसा कुछ हम करें कि टैक्स इंसेंटिव हम दें ताकि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आएँ। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का देश में आना ज़रूरी है, उसके लिए हम थोड़ा उन्हें टैक्स में इंसेंटिव भी दें। और देखो जब फॉरेन यूनिवर्सिटी जल्दबाजी में अपना कैंपस यहाँ पे खोलती है ना, कोई प्लानिंग नहीं होती, एकेडमिक क्वालिटी नहीं होती, फिर स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं, ब्रांड इमेज खराब होती है। फिर आने वाले समय में फिर दूसरी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी दिक्कत आती है कि यार ये फॉरेन से आने वाली यूनिवर्सिटी सीरियस नहीं होती, समझ गए? तो ये दिक्कत आती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंडिया में कैंपसेस खोलने से संबंधित। तो इस प्रकार से देखो हमने आज 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, और एथिक्स का जैसे मैंने आपको बताया कल हम स्टार्ट करेंगे एटीट्यूड से। अभी हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।